गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। और बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को आज अपन पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर। और उस पॉलीमर में ये अपन जानते हैं कि पॉलीमर क्या होते हैं और पॉलीमर का दैनिक जीवन में अपने का बहुत महत्व है, तो इस कारण से भी पॉलीमर का पढ़ना एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे पॉलीमर है वो क्या होता है, पॉलीमर का सिंथेसिस कैसे करते हैं, किस किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इनके सिंथेटिक जो प्रोसेस है वो क्या होती हैं, इनके यूज क्या होते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे पॉलीमर्स हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पॉलीमर हैं वो दो शब्द से मिलकर के बने हुए होते हैं, पॉली और यहाँ पर मर। तो पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक, है ना, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है सरल अणु, या यूं कहें कि जो पॉलीमर है उसमें जो मर्स है उसका मतलब होता है सरल अणु। यहाँ पर सरल अणु का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट, और स्ट्रक्चरल यूनिट है उस स्ट्रक्चरल यूनिट की बात कर रहे हैं जिसकी बार बार जोड़ने से अपने को क्या प्राप्त होता है, पॉलीमर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलीमेरोस। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्या होते हैं, एक से अधिक हैं या बहुत अधिक हैं, और मेरोज है उसको अपन बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर ये एक से अधिक जो यूनिट होती हैं, या इसको अपन यूं कह सकते हैं जब बहुत ही सरल और कम अणुभार वाली संरचनात्मक इकाइयां बार बार जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाती हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर है वो, पॉलीमर में एक्चुअली क्या होता है कि पॉलीमर एक बड़ा अणु होता है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बहुत हाई होता है, और उनका जो साइज है वो साइज भी बहुत बड़ा होता है। जो कोलाइडी कण होते हैं उन कणों के प्रास में इसका साइज होता है। और तो ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर ये किस तरीके से बनता है, इसके लिए पॉलीमर जिस प्रोसेस के द्वारा बनता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि पॉलीमर किसे कहते हैं। तो इसमें पॉलीमर में आप लिख सकते हैं कि जब समान या भिन्न सरल व कम अणुभार वाले अणु आपस में बार बार जुड़ करके एक वृहद अणु बनाते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और पॉलीमर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन है, उस पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में मोनोमर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, या यूं कहें, हिंदी में कहें तो एकलक पार्टिसिपेट्स करते हैं। और जो सरल और कम अणुभार वाले जो अणु होते हैं उन अणुओं को अपन बोलते हैं मोनोमर या एकलक, और ये अणु आपस में बार बार जुड़ करके बनाते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो आप यहां पर इसको दोबारा से मैं लिख सकता हूं कि यहां पर या तो क्या है, समान, या क्या है, भिन्न। ठीक है, तो जो सरल समान, भिन्न, सरल व कम अणुभार वाले अणु, ठीक है, समान या भिन्न, सरल व कम अणुभार वाले अणु बार बार जुड़ करके जिस मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां ये जो सरल और कम अणुभार वाले अणु हैं ये कैसे हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हो सकते हैं, और सारे सेम मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार जुड़ करके पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये भिन्न का मतलब होता है कि जो सरल और कम अणुभार वाले, जो सिंपल और लो मोलिकुलर वेट वाले जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे आप बहुत सारे पॉलीमर्स की स्टडी करोगे तो उसमें देखेंगे कि कई पॉलीमर्स तो ऐसे होते हैं जो समान अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, कई ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो भिन्न अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये समान और भिन्न सरल व कम अणुभार वाले जो अणु होते हैं, इन अणुओं को अपन बोलते हैं एकलक। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? एकलक। और वैसे इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोमर। ठीक है। और ये जो मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर आपस में क्या करते हैं? बार बार जुड़ करके फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये एकलक और ये एकलक है, या इसको अपन क्या कहते हैं? मोनोमर। ठीक है। और इसके एन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के यहां पर क्या बनाएंगे? बहुलक बनाते हैं। और ये जो बहुलक है, ये इस बहुलक को भी अपन इस तरीके से पॉलीमर है। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है। यहां पर एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है। जैसे आपने दैनिक जीवन में आप अपन रोज देखते हैं पॉलीथीन, तो पॉलीथीन अपन रोज काम में लेते हैं, है ना। तो पॉलीथीन है वो भी एक तरीके से क्या है? वैसे नहीं लेना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से जो कागज है या जो जूट है उनके बैग काम में लेने चाहिए। परंतु आप जानते हैं कि पॉलीथीन है वो जनरली ज्यादा यूज में आती है, उसको काम में भी लेते ही हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीथीन है, वो भी क्या है? एक पॉलीमर है। और पॉलीमर है तो वहां पर अपन देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथीन। ठीक है, ये आप जानते हो एथिलीन है, एथीन है। और ये जो एथीन है इसका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। यहाँ पर इसमें क्या है? ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इनका जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जाएगा और फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते जाएंगे, है ना। और यदि मान लीजिए इसके n मॉलिक्यूल्स हैं तो देखिए ये जो है ये CH2 और ये N, यहां पर ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? और आगे इधर तक जुड़ रहा है, इसका मतलब और मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो यूनिट है, इस यूनिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जो एथिलीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार जुड़ करके इस तरीके की एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक वहद अणु बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये पॉलीमराइजेशन कहलाती है। यहाँ जो इथीन है तो ये जो बनेगा, ये जो पॉलीमर बनेगा, इस पॉलीमर का जो नाम होगा वो पॉलीमर का नाम होता है पॉलीथीन। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से, तो अब जैसे इस रिएक्शन में आपसे पूछें कि इसमें मोनोमर क्या है, तो मोनोमर क्या है? इसमें एथीन। और पॉलीमर है वो क्या है? पॉलीथीन। ठीक है। और ये देखिए ये क्या है? सरल है। और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है? कम है। ठीक है। और देख रहे हो ये एन अणु है। एन अणु का मतलब बहुत सारे अणु हैं। और बहुत सारे अणु किसके हैं? एथीन के ही हैं। तो एक एथीन का अणु, फिर उसी के दूसरा एथीन का अणु, उसी के एथीन का अणु जुड़ गया, फिर तीसरा एथीन का अणु जुड़ गया, फिर चौथा एथीन का अणु जुड़ गया। तो सारे के सारे जो अणु जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सेम है। ठीक है। और यहां पर और देखिए जैसे क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरीके से मोनोमर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉलीमर किसे कहेंगे, है ना। पॉलीमर किसे कहेंगे? एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जब समान या भिन्न सरल व कम अणुभार वाले अणु आपस में बार बार जुड़ करके एक वहद अणु बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में जो सरल व कम अणुभार वाले अणु होते हैं उनको अपन मोनोमर कहते हैं। और ये मोनोमर ही
आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर में इन मोनोमर्स की जो यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, उस यूनिट की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, और उसके फलस्वरूप अपने को पॉलीमर प्राप्त होते हैं। तो पॉलीमर में ये इस तरीके की बातें हैं, जो सरल सिंपल जो डेफिनेशन है पॉलीमर की, वो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, इसमें आते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, टर्म्स है ये। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब वही होता है कि किसी भी पॉलीमर के अंदर कितने मोनोमर, कितने नंबर ऑफ मोनोमर है ना, मोनोमर्स की संख्या है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलीमर है, उस पॉलीमर्स में मोनोमर्स की संख्या है वो जैसे 100 है, तो उसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो क्या होगी, 100 होगी, 100 होगी। और जैसे मान लीजिए किसी पॉलीमर में मोनोमर्स की जो संख्या है वो 10,000 है और मान लो 2000 है, तो जितनी भी मोनोमर्स की संख्या होती है वो ही उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है, कि पॉलीमराइजेशन की कितनी डिग्री है। जितने ज्यादा मोनोमर्स हैं वो जुड़ते जाते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उतना ही ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, ये सिंपल टर्म्स ही है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है ये, ठीक। उसके बाद में देखिए आप एक और चीज देख रहे हो यहाँ पर, वो है नोमेनकल्चर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का जो नोमेनकल्चर है वो सिंपली करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जैसे इथीन है, और यहाँ पर ये जो वर्ड है ये भी क्या है, इथीन ही है। परंतु आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो इथीन है, उस इथीन के आगे अपन पोली वर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोली वर्ड लगा रहे हैं, तो यहाँ ये पोली है, ये पॉलीमर के लिए होता है। तो जब भी अपन किसी पॉलीमर्स का नोमेनकल्चर करते हैं, किसी भी पॉलीमर का अपन नामकरण करते हैं, तो उनका जो मोनोमर होते हैं उस मोनोमर के नाम से पहले पोली शब्द लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे एथीन है तो पॉलीथीन हो जाएगा, है ना। वाइनिल क्लोराइड है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये इस तरीके से इसका नोमेनकल्चर करते हैं। तो और यदि डिफरेंट होते हैं तो फिर उनके जो नाम हैं वो अपन अडॉप्ट कर रखे हैं, उन नाम से उनको जानते हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और यहाँ पर नोमेनकल्चर ऑफ पॉलीमर, तो ये सारी बातें आप इसके एक जो सिंपल संक्षिप्त जानकारी आपने प्राप्त की है। उसके बाद में आप ये देखिए, जो पॉलीमर होते हैं उन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन है ये भी हमारे सिलेबस में है। तो पॉलीमर है उनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, तो अलग अलग आधार के ऊपर अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन किया गया है, और अलग अलग पॉलीमर हैं वो दिए गए हैं। जैसे आप यूं देखिए, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्लासिफिकेशन, और इसमें 1 नंबर पर लिख दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि जो पॉलीमर हैं वो अपने को नेचुरल भी प्राप्त होते हैं, और जो पॉलीमर हैं उनका अपन सिंथेसाइज भी करते हैं कई पॉलीमर्स का। तो उस आधार पर कि जो पॉलीमर हैं वो अपने को नेचुरली प्राप्त होते हैं या पॉलीमर का अपन सिंथेसाइज करते हैं, उस आधार पर जो सोर्स है कि जो पॉलीमर है उनका सोर्स क्या है, उस सोर्स के आधार पर पॉलीमर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर। जो नेचुरल पॉलीमर हैं वो आप जानते हो अपने को किससे प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। तो जो नेचर से पॉलीमर प्राप्त होते हैं उनको अपन नेचुरल पॉलीमर कहते हैं,
ठीक है, ये किसी लैब में उनको सिंथेसिस नहीं करते हैं, किसी जो फैक्ट्रीज है, कोई कारखाने हैं या कोई जो इंडस्ट्रियल है, उस इंडस्ट्री में अपन इस प्रकार के जो पॉलीमर हैं उनको अपन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो अपने को नेचुरली प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को अपन नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि नेचुरल रबर, प्राकृतिक जो रबर है वो क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। इसके अलावा जैसे न्यूक्लिक एसिड है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, आप जानते हैं डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति से अपने को डीएनए है वो प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। इसके अलावा जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन अपन जानते हैं कि एमिनो एसिड है उसका पॉलीमर होते हैं। तो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, नेचुरल रबर हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं, और ये प्रकृति से ही अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप आप देखिए सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर हैं, उनको आप जानते हो, उनको अपन सिंथेसिस करते हैं, और सिंथेसिस के द्वारा अपन सिंथेटिक पॉलीमर प्राप्त होते हैं। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ये पॉलीमर्स मैन मेड होते हैं, और लैब के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर इनको सिंथेसाइज किया जाता है, और उस कारण से ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अपन दैनिक जीवन में जो भी सारी चीजें हैं, आप देख रहे हो आजकल जितने भी सारे चलन हैं वो सारे के सारे हैं वो पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे नाइलॉन 6 जो फाइबर से है ना, जो वस्त्र उद्योग में इसका बहुत सारा उपयोग होता है। तो ये जो पॉलीमर्स हैं ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। दूसरा जैसे नेचुरल रबर, है, जैसे प्राकृतिक रबर है, वो तो आप जानते ही हैं कि जो हीविया ब्रेंसिलियस जो रबर का पेड़ होता है, उस पेड़ का जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स से प्राप्त होता है। तो ये रबर तो अपने को रबर के पेड़ से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो सिंथेटिक रबर, जो सिंथेटिक रबर है वो अपने को नेचुरली प्राप्त नहीं होकर के उनको अपन सिंथेसाइज करते हैं। जैसे बूना एस रबर, आपने ना, बूना एस जो रबर है, बूना एन जो रबर है, थायोकोल रबर है ना। तो ये सारे के सारे जो रबर हैं वो सिंथेटिक रबर होते हैं, जिनका टायर वगैरह में इनका यूज में होते हैं। तो ये जो सिंथेटिक रबर हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, थर्ड है जैसे बेकेलाइट है, ठीक है, बेकेलाइट है, वो बहुत ही एज ए प्लास्टिक की तरह होता है, और ये जैसे जो टीवी वगैरह हैं इनके जो बाहर के जो खोल होते हैं वो बनाने के काम में आता है। तो ये भी क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इसके अलावा जैसे पीवीसी पाइप है ना, और ये जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है ये पॉलीमर है, जिसका यूज किस में होता है, पाइप वगैरह आदि बनाने के अंदर। इसी तरीके से पॉलीथीन है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स हैं। तो ये सारे के सारे पॉलीमर हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिनको अपन सिंथेसाइज करके बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर पॉलीमर है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, जो और ये इनके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से ये पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स।
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स के आधार पर। स्ट्रक्चर्स के आधार पर जो पॉलीमर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक लीनियर पॉलीमर, एक ब्रांच्ड पॉलीमर और एक 3 डायमेंशनल ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ के अंदर अपन इस तरीके से अपन देखेंगे कि ये 3 डायमेंशन क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर हैं वो इस तरीके से ये इनकी स्ट्रक्चर्स के आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट अपन देखेंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स में क्या होते हैं कि जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर्स बार बार जुड़ करके एक सीधी श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और सीधी श्रृंखला का फॉर्मेशन करके लीनियर पॉलीमर बनाते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए मोनोमर है, फिर दूसरा मोनोमर जुड़ गया, तीसरा मोनोमर जुड़ गया, और इस तरीके से मोनोमर जुड़ करके ये एक सीधी श्रृंखला का पॉलीमर बनाते हैं। फिर इस तरीके से ये श्रृंखलाएं होती हैं, और ये जो श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से बहुत पास पास में होती हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो चैन देख रहे हो, ये एक सीधी लाइन जो देख रहे हो, वो सीधी लाइन किसकी है? पॉलीमर्स की है। और ये पॉलीमर्स एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? पास पास में आ जाते हैं। और पास पास में आने के कारण से इनकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में इम्प्रूव होता है, और इम्प्रूवमेंट होगा तो वो क्या होगा कि इसका जो गलनांक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका ये अपन लिख सकते हैं इनका गलनांक, दूसरा इनका घनत्व डेंसिटी, और तीसरा है इसका तनन सामर्थ्य, है ना। ये इस तरीके से इनके जो ये गुण हैं, है ना, ये गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। और जैसे, और वो गुण क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये जो एक दूसरे के पास पास में आएंगे तो इनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कम रहेगा। और आप जानते हो जब स्पेस कम रहेगा तो इसकी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर ये एक दूसरे के पास पास में डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इनका जो गलनांक है, उन गलनांक का मान है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उनकी जो तनन सामर्थ्य है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हो HDPE। HDPE ये क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो एक तरीके से क्या है? लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना लीनियर पॉलीमर किसे कहेंगे। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि जब मोनोमर्स हैं वो बार बार जुड़ करके एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं। जब पॉलीमर की एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं तो ऐसे पॉलीमर को लीनियर पॉलीमर कहते हैं। और जब पॉलीमर की एक सीधी श्रृंखला बनती है तो ये जो श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के पास पास में आ जाती हैं, और पास पास में आने के कारण से इनकी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और इनका गलनांक भी बढ़ जाता है, इसका जो तनन सामर्थ्य है वो भी बढ़ जाती है, और ये एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन ग्लाइकोजन। ये सारे के सारे लीनियर पॉलीमर हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, लीनियर पॉलीमर इसी के बेस पर जो नेक्स्ट पॉलीमर होता है वो पॉलीमर होता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ करके और सीधी श्रृंखला में तो जुड़ते ही हैं, इसके साथ साथ उनके क्या बन जाती हैं? ब्रांच भी बन जाती हैं। इस तरीके से ये जैसे ब्रांच हो गई। अब जैसे ये पॉलीमर है, पॉलीमर की क्या है? ये चेन है। अब जैसे ये बार मोनोमर जुड़ करके ये यहाँ तक जुड़ गया, ये यहाँ तक जुड़ गया, ये यहाँ तक जुड़ गया, तो इनकी क्या बन जाती है? ब्रांच बन जाती है। अब आप देख रहे हो कि जैसे मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा जो है वो
दूसरा पॉलीमर की चेन है, ब्रांच चेन है, तो वो इस तरीके से होगी, ठीक है। और इस तरीके से होगी तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये इन दोनों को ज्यादा एक दूसरे के पास पास में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसकी ये जो ब्रांच है तो ज्यादा से ज्यादा तक ये कहां तक आ सकता है, ये यहां तक आ सकता है, ठीक है। तो ये इनको अपन ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते, ज्यादा इनको पास पास में नहीं ला सकते, या ये ज्यादा पास पास में नहीं रहते। और जब ज्यादा पास पास में नहीं रहेंगे तो इनके बीच में स्पेस है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और स्पेस ज्यादा रहेगा तो ये जो चीजें हैं जो अपन ने किस में देखी हैं, लीनियर पॉलीमर्स के अंदर देखी हैं, तो ये जो चीजें हैं ये इसमें क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट कैसे हो जाएंगी कि जब इनको ज्यादा पास पास में नहीं ला सकते तो इनके बीच में ज्यादा स्पेस रहेगा, और ज्यादा स्पेस रहेगा तो इनकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाएगी, इनकी डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब इनकी डेंसिटी कम होगी तो इनका गलनांक है वो भी कम हो जाएगा, इनकी तनन सामर्थ्य है वो भी कम हो जाएगी। और जब इस तरीके से गलनांक और तनन सामर्थ्य कम हो जाएगी तो ये इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं, जो ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, वो ब्रांच्ड पॉलीमर वो लीनियर पॉलीमर से कम ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है LDPE। तो इसको अपन क्या कहेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो एक तरीके से ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। तीसरा जो टाइप है किसका, पॉलीमर का, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो तीसरा टाइप है सी है वो अपन लिखेंगे 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। 3 डायमेंशनल जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है इसके बारे में आपने इससे पहले देखा है, जैसे लीनियर पॉलीमर के बारे में, ब्रांच्ड पॉलीमर के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि जो मोनोमर हैं, मोनोमर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ करके 3 डायमेंशनल रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब जैसे x, y और z। तो जैसे इनकी जो श्रृंखलाएं हैं, जो पॉलीमर की जो चैन है वो चैन 3 डायमेंशनल रूप से जुड़ जाती है, ऊपर से भी, नीचे से भी और साइड से भी। और मतलब x प्लस x से, माइनस x से, प्लस y से, माइनस y से, प्लस z से और माइनस z से, इस तरीके से वो जुड़ जाती है और जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड अपने को पॉलीमर है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन इसको बोर्ड के ऊपर इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि जो 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं उनमें इस तरीके से क्रॉस नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड्स हैं उनकी वो ज्यादा होते हैं, क्रॉस बंधों की संख्या है वो क्या होती है, ज्यादा होते हैं। और ज्यादा होने के कारण से इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं वो पॉलीमर हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप देखते हैं बेकेलाइट। तो जो बेकेलाइट होता है वो एक तरीके से 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। और जब बेकेलाइट्स को आप गर्म करते हैं तो जैसे जैसे आप गर्म करते जाते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड बढ़ते जाते हैं। और जब नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड बढ़ते जाते हैं तो ये बेकेलाइट है ये और भी ज्यादा कठोर होता जाता है। तो जैसे जैसे अपन इसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो ये और भी कठोर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्म करेंगे ये तो ये जल जाएगा, परंतु ये सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो आज अपन देखे हैं कि 2 टाइप्स के जो पॉलीमर हैं वो अपन ने 2 आधार के ऊपर अपन ने पॉलीमर देखे हैं कैसे कैसे होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आज अपन इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।